और ये वाले बच्चे यहाँ पे, ये साय बेटा गुड मॉर्निंग। ओके, ये साय अमन कुमार चौधरी, दिया साहनी, ये साय अनिशा, हाय हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो अच्छा एक चीज़ और बता दूं, थैंक यू सो मच यार, आज काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे जल्दी। कल से अपना टाइमिंग मॉर्निंग 11, ठीक है, जो अपना बात हुआ था, एक्स्ट्रा लेंगे लेक्चर डेली बेसिस पे। कल से अपना टाइमिंग 11 बजे रहेगा सुबह, चलेगा ना सभी को? अच्छा 11 मतलब शार्प 11 बजे सेटअप वेटअप सब लग जाएगा, 11 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। खास आप ही के लिए नया लैपटॉप लिया एक और, वो अब तक अपना लैपटॉप कनेक्ट नहीं होता था ना, तो ऐसा समझो इसी के लिए, इसका पैसा वसूल होना चाहिए, है ना। अगर समय पे स्टार्ट नहीं किया तो मतलब वाली बात नहीं, फिर तो पुराना लैपटॉप ही चला लेते थे। एक सेकंड में फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ ताकि अब मेरे और आपके बीच में और कोई आ ना सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ ये सारे बेटा हाय, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाले बच्चे सारे हाय यश। अच्छा जब भी किसी को कोई डाउट आया, ऑनलाइन वाले बच्चों को मालूम है कैसे क्या पूछना है, मैंने सारी चीज़ें शायद बता दी आपको ऑलरेडी, राइट। ओके चल, बाकी बच्चा भी हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, सिर्फ 5 बच्चों ने बोला है, ठीक है। ठीक है ओके। फेयर बुक तो हर कोई मेंटेन कर ही रहा है ना, ऑलरेडी हमारी काफी सारी बेसिक टर्म्स हो गई थी। फाइनली आज से हम लोग सब्जेक्ट के अंदर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने जहां तक लिखा था उसी के आगे कंटिन्यू करना है। बेसिक टर्म्स हमने देखा था, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। वो एक चार्ट बना के दिया था आपको, लाओ लास्ट टाइम लास्ट वाला क्या था, चार्ट था ना, एक टेबल बना के दिया था, दिखा रहे मुन्ना? किधर है टेबल, किधर है? एब्सेंट नहीं रहना, टेबल 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 टेबल। कौन कौन बच्चे एब्सेंट है उसमें? काफी सारे बच्चे एब्सेंट है। एब्सेंट कौन था लास्ट टाइम? ओके आप भी एब्सेंट है, ठीक है, लो ले लेता हूँ वापस। इंपॉर्टेंट था वो टेबल, नहीं वो टेबल बना के दिया था ना सारे खर्चे लिख के। हाँ चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ वापस, आ जाओ। चल बेटा ध्यान देना अच्छे से, हाँ। सो स्टार्ट कर देते हम लोग, आ जाओ ध्यान देना बेटा। सो लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, जो बच्चे एब्सेंट है कितने एक पेज की जगह छोड़नी हो देख लेना, जो प्रेजेंट है आजू बाजू में अगर कोई होगा तो पूछ लेना उससे कि आपका छोटा हुआ है। चल मुन्ना देख तो ध्यान दे, सीए फाउंडेशन का एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट, ओनली सीए फाउंडेशन, राइट। सब लोग साथ में, यहां पे सारे बच्चे सीए फाउंडेशन की है, डन, आ जाओ। सो ध्यान देना बेटे सभी ने, लिखो मेरे साथ साथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा सभी ने, रेवेन्यू याद है ऐसा टेबल बना के दिया था, रेवेन्यू एक्सपेंस, उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लिख मुन्ना हाँ अच्छे से। आज तक अगर आपने जो भी पढ़ा, अगर आज तक आप एब्सेंट भी हो गए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आज तक जो हुआ वो बोनस, आज से जीरो से फिर से एक नई जिंदगी मिली है, अच्छे से ध्यान दे देना, ठीक है। और जो आज तक आपका पिछले 2 लेक्चर छूट गए होंगे वो आपके पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, और समय समय पे वो पिछले 2 लेक्चर का जो भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं वापस बता दूंगा। सो आपका मिस नहीं हुआ, ऑफिशियली देखा जाए कुछ मिस नहीं हुआ, बस ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, नोट्स ईमानदारी से मेंटेन करना, वो नोट्स नहीं आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या स्पाउस जो समझना है समझ लेना, ठीक है। स्पाउस लड़की है तो हस्बैंड, लड़का है तो वाइफ, पहली है ना, उतनी शिद्दत से मेंटेन करना तो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देन प्री ऑपरेटिव, लिख बेटा फटाफट से, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, ये टेबल में फिल नहीं किया था ना हमने डिटेल, सिर्फ ब्लैंक बना के दे दिया था। प्रीलिमिनरी, प्री ऑपरेटिव, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंस, लिखो फटाफट से। ठीक है
और मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ वन बाय वन फटाफट से, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटे, सब लोग ध्यान देना अच्छे से। चलो ओके, डन। ठीक है, हाँ ओके, ये कनेक्टेड है, उधर भी कनेक्टेड है ना, इंटरनेट बंद हुआ है। ठीक है, आ जाओ बेटा, चल ध्यान देना। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करो, मुन्ना सब लोग ध्यान देना। चलो आपको याद आ रहा होगा तो एक बार, ठीक है, फटाफट से बोलता हूं बेटा। ऐसा एक्सपेंस, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिल रहा है, ऐसा एक्सपेंस जिससे असेट पैदा हो रही है, ऐसा एक्सपेंस अगर एग्जिस्टिंग असेट है और उसके ऊपर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, मुन्ना सब लोग प्लीज ध्यान दो, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ऐसा एक्सपेंस जिसको हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाने वाले हैं, यस और नो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, असेट साइड में दिखाएंगे, असेट इंक्रीज होगी, या तो एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। ऐसे खर्चों को हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बताया था बेटा इसके लिए मैंने, असेट खरीदने से लेके, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज होने तक, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज होने तक, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है, उस रिस्पेक्टिव असेट के वैल्यू में ऐड करना है। जैसे असेट को लेकर आने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, तो बच्चे ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोला तो उनके दिमाग में आता है यार ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ही असेट को लाने के लिए इनकर किया था। 10 लाख रुपए की असेट थी, उसको ट्रक में लोड करके, ट्रक को असेट को पैर तो नहीं है ना जो अपने आप चल के आ जाएगी, उसको ट्रक में लोड किया, लोड करने के लिए लेबर चार्जेस दिए, लाने का खर्चा हुआ, टोटल खर्चा हो गया 1 लाख, 10 लाख की असेट, लाने का खर्चा हुआ 1 लाख, तो बोलो अब वो असेट कितने की हो गई, 11 लाख रुपए की। अब वो असेट कितने की हो गई, 11 लाख रुपए की। हमने क्या किया, उस 1 लाख के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के असेट के वैल्यू में ऐड कर दिया। ये ऐड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं टेक्निकली, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। सब लोग साथ में बेटा, यस और नो, क्लियर। चल आ जाओ, सो यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लीज ध्यान देना। लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिखो मेरे साथ साथ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट असेट इंक्रीज हो गई। अपसाइड एरो मतलब क्या, असेट इंक्रीज हो रही है ना। स्केल वगैरह यूज नहीं किया तो भी चलेगा, हाथ से ड्रॉ करो, एग्जाम के अंदर समय कम रहेगा, हाथ से ड्रॉ करोगे लाइन सीधी आ जाएगी, है ना, थोड़े समय बाद आ जाएगी, यकीन रखो, है ना। चल, असेट इंक्रीज होगी, या तो एग्जिस्टिंग असेट का, या तो एग्जिस्टिंग असेट्स की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आप पूरा लिखोगे, कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। इन पांचों में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज होती है उस खर्चे की वजह से, बराबर है, तो उस खर्चे को क्या बोल देंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, मेरे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है, सेकंड फ्लोर और बनाने के लिए 10 लाख का खर्चा किया, तो 10 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, रुको, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग एसेट है, उसके ऊपर और एक खर्चा किया 10 लाख का, उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, 2 से ग्राउंड और फर्स्ट से 3 फ्लोर हो गए, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, यस और नो, तो मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरे पास एक बाइक है, उसको मैंने मॉडिफाई करवाया, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस कुछ तो इंक्रीज हुआ होगा तभी तो मॉडिफाई करवाया, तो क्या रहेगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाइक की सर्विसिंग करवाई, प्लांट एंड मशीनरी का सर्विसिंग करवाया, रेडी फॉर यूज के बाद वाला, तो बोलो बेटा वो क्या रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। बरोबर है, याद आ रहा है सभी को? आ जाओ। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रीटमेंट, कौन से ट्रीटमेंट की बात चल रही है? ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कहां दिखाएंगे इसको? बैलेंस शीट asset side will be added to respective asset, will be added to respective asset account है। असेट थी 10 लाख रुपए की, लाने का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए। असेट थी 10 लाख रुपए की, लाने का खर्चा हुआ बेटा 1 लाख रुपए। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। तो वो 1 लाख रुपए हम लोग असेट के वैल्यू में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। वो 1 लाख रुपए असेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। राइट, क्लियर है? इसलिए मैंने लिखा विल बी एडेड टू द रिस्पेक्टिव असेट। 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, लाने का खर्चा हुआ 1 लाख। बोलो बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिखाएंगे? 11 लाख पे। बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने पे दिखाएंगे? 11 लाख। जो बच्चों को पता नहीं बैलेंस शीट क्या होता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, लेने वाला हुआ आगे सब, ठीक है? अभी बस लिख लो ये। उसके बाद और आगे लिखना बेटा, एग्जाम्पल्स लिखो इसके। मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज्ड, मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन, existing machine modify, EXISTING, existing machine modify। पहला एग्जाम्पल मशीन परचेस किया, कॉमा आगे लिखो एग्जिस्टिंग मशीन मॉडिफाइड, बरोबर, एक्सेट्रा। या तो असेट खरीदेंगे या तो एग्जिस्टिंग असेट को मॉडिफाई करेंगे जिससे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ जाए। बरोबर। मेरे पास एक मारुति 800 थी 50 साल पहले की, उसको मैंने मॉडिफाई करवा दिया 2 लाख लगा के, तो 2 लाख क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी साल की 10 लाख यूनिट, मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी साल की 15 लाख यूनिट। अब बोलो वो जो खर्चा किया वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड परचेस करने के लिए वकील को फीस दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो फीस दिया वकील को वो लैंड के वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ऑलरेडी लैंड खरीदा हुआ है, किसी ने मेरे ऊपर केस ठोक दिया कि वो लैंड उसका है, उस केस को डिफेंड करने के लिए वकील को पैसा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। बरोबर है। आज उसके बाद आगे लिखो रेवेन्यू एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, और आई कैन से immediate benefit, immediate benefit, or I can say in bracket में लिखो in same period, in same period। क्यों करते हैं ये खर्चा? for smooth operation of business, for the smooth operation of business, or I can say for revenue generation, for revenue generation, yes or no? for revenue generation। हाँ बोल बेटा, बोल बोल, हाँ आजा आजा। for revenue generation लिखा। ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? कहां जाके मरेगा ये साल के आखिरी में? नरक में। कहां पे? नरक में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जो बच्चों को ट्रेडिंग P&L मालूम नहीं है, डोंट वरी, आगे एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, उसमें सब देखेंगे। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही क्यों बोलते, P&L को P&L ही क्यों बोलते, फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन डेट, सब देखेंगे उसमें। बस अभी लिख लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां जाएगा बेटे? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहीं किसी को कोई चीज नहीं दिख रही, कुछ दिक्कत है, बिल्कुल आप बोलना बेटा। पीछे बैठे हो नहीं दिख रहा है, आगे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सोचना नहीं है, आपका अधिकार है। आपको आपकी पढ़ाई की चिंता रहनी चाहिए, है ना? अपने पढ़ाई के लिए स्वार्थी बनो। स्वार्थी समझते हो? सेल्फिश पढ़ाई के लिए। सर पीछे से दिख नहीं रहा, आगे आ जाओ। सर ये चीज नहीं दिखी, फिर से बताओ।
थोड़ा बहुत आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। अगर आप दुनिया वालों के बारे में सोचोगे कि मैंने ऐसा बोला तो वो क्या सोचेगा, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सेल्फिश बन जाना है। जो भी चीज में दिक्कत है पूछना है, सबका मेहनत का पैसा दिया हुआ है, ठीक है। पीछे में दिख रहा है बेटा सभी को उधर लास्ट में, हाँ। उसके बाद एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल दूध पीता बच्चा भी बोलेगा बेटा, है ना। सैलरी दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, वेजेस दे रहा हूँ, ऑक्ट्राई दे रहा हूँ, लोकल टैक्सेस दे रहा हूँ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रहा हूँ, माल पहुंचाने के लिए। असेट को लाने वाला ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं, असेट को लेकर आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल है ना। सो एग्जाम्पल लिख लो, सैलरी कॉमा रेंट कॉमा सर्विसिंग एक्सपेंस फॉर एग्जिस्टिंग असेट। अभी सेकेंड हैंड असेट खरीदा और रेडी फॉर यूज के पहले सर्विस किया तो वो सर्विसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। रेडी फॉर यूज के पहले के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसीलिए मैंने आगे क्या लिखा, सर्विसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग असेट, बरोबर है क्या। सो सर्विसिंग एक्सपेंस फॉर एग्जिस्टिंग एसेट कॉमा रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट। ये जितने भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट, ए मुन्ना एक बार सामने ध्यान देना बेटा, स्टॉप राइटिंग प्लीज ध्यान दे दो। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट, ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे। ये असेट यूज कर रहा हूं, पार्ट खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, पार्ट रिप्लेस किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट, जो भी खर्चा हुआ कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ, वो पार्ट रिप्लेस करने की वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई तो बोले उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सेट्रा। ठीक है, लिख लिया बेटा सभी ने, पक्का। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, बेसिकली लिखो, कौन सी कली, बेसिकली इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा सर, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसको हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं, बट फिर भी ये बेसिकली क्या है, रेवेन्यू। नाम में देखो ना उसके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, बेसिकली इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, बट इसका ट्रीटमेंट क्या है, बट ट्रीटमेंट दोन टिंबा अड़वी रेश क्या बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड अंडर अदर असेट, अंडर मींस अंडर द हेडिंग अदर असेट। बैलेंस शीट के असेट साइड में अंडर द हेडिंग अदर असेट में इसको दिखाएंगे या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। सर बैलेंस शीट में भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है क्या? हाँ, यही सीए कोर्स की माया है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेगी। आपके जो 11th 12th में आपने कुछ रूल्स याद करके रखे होंगे, परचेस कभी क्रेडिट नहीं होता, परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, वो सारे आपके भ्रम टूटने वाले हैं, है ना, सब टूटने वाला है, अच्छे से करेंगे। लिखो है आगे, उसके बाद लिखो बेटा आगे इसका, हाँ बोल बेटा, हाँ हाँ क्या क्या क्या, हाँ कटरीना के बोला, वो लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ। किसमें किसमें, हाँ हाँ अदर के नीचे आ जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, बरोबर है। बोला, बताओ बताता हूँ, इस बच्चे ने जो डाउट पूछा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वही लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। ये क्या है बेटा, प्लीज ध्यान देना। हैविंग long term benefit, having long term benefit, therefore इसीलिए, therefore ये 3 डॉट का मतलब क्या है, therefore इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, we राइट ऑफ करना, यानी नर्क में डाल देना, ट्रेडिंग P&L के डेबिट में डाल देना,
एक्सपायर कर देना, एंजॉय कर लेना, कंज्यूम कर लेना, यूज कर लेना, राइट ऑफ कर देना। जैसे सैलरी आप P&L के डेबिट में राइट ऑफ करते हो, है ना। आपने एक असेट खरीदा 1,00,000 रुपए का, 5 साल यूजफुल लाइफ, यानी 1 साल का 20,000, 1,00,000 5 साल, तो 1,00,000 का 1 साल का 20,000। तो 20,000 को आप लोग क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो P&L के डेबिट में, क्या नाम से, डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन इज दैट पोर्शन ऑफ cost of an asset which you have written off in the P&L account debit side। 1,00,000 रुपए की एसेट है, 5 साल चलने वाली है, आपने 1 साल यूज कर लिया, एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर दिया, एक्सपायर हो गया, मार दिया, मजे ले लिए, कितने के, 20,000 के, और 1 साल यूज कर लिया और 20,000 के मजे ले लिए। उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उस एक्सपायर्ड पोर्शन को आप लोग क्या बोलते हो, डिप्रिसिएशन। एक्सपायर्ड पोर्शन जो एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, कोई इंसान जीवन से खर्चा हो गया, एक्सपायर हो गया, खर्चा हो गया, मजे ले लिए उसने, है ना, समझ में आ रहा है। तो वो डिप्रिसिएशन ये एक्सपायर्ड पोर्शन है, किसका, असेट की कॉस्ट का, है ना। तो यहाँ पे जिसको हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो क्या कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसीलिए वी राइट ऑफ सम पोर्शन, सम वर्ड को डबल अंडरलाइन करना, पूरा का पूरा नहीं। जैसे कटरीना कैफ को मैंने 1 करोड़ रुपए दिया एडवर्टीजमेंट के लिए, पूरा का पूरा 1 करोड़ राइट ऑफ करूंगा क्या, नो। समझ लो उस 1 करोड़ का बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है, तो इस साल कितना राइट ऑफ करूंगा, 1 करोड़, 5 साल, तो 1 साल का 20 लाख। तो 1 करोड़ में से 20 लाख ये सम हो गया क्या, SOME सम, थोड़ा सा, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, वी राइट ऑफ द सम पोर्शन of such expense and balance जो बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अनरिटन ऑफ। राइट ऑफ जो हो गया वो P&L के डेबिट में, राइट ऑफ का उल्टा अनरिटन ऑफ बैलेंस पोर्शन विल शो, और विल शो बोलने से अच्छा विल कैरी फॉरवर्ड, उससे हम लोग अगले पीरियड में will carry forward, C/F कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, ओके लास्ट बेंच, बैलेंस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अरे भैया 1 करोड़ का बेनिफिट 5 साल तक है, इस साल 20 लाख का हो गया, तो बच्चा 80 लाख लेके जाओ ना अगले साल। अगले साल ले जाना है तो अगले साल जाने वाली बस का नाम क्या है, बैलेंस शीट। अगले साल अगर कोई बैलेंस ट्रांसफर करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में जाएंगे। भाई 100 साल उम्र है तेरी, मैं तुझे ही याद कर रहा था पिछले 10 मिनट से। ये इधर शायद इंटरनेट बंद हो गया तो ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है, देख, हाँ वो इंटरनेट बंद हो गया यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए नो इंटरनेट। सो बैलेंस जो अनरिटर्न ऑफ पोर्शन है विल कैरी फॉरवर्ड वाया, कैसे कैरी फॉरवर्ड है, वाया बैलेंस शीट। बस इतना ही लिख दो, आगे फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर में आने वाला है। विल कैरी फॉरवर्ड वाया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के थ्रू। जैसे मुंबई जाते हैं वाया लोनावला, समझ में है ना, तो हम लोग किसके मदद से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस शीट की मदद से। चलो आगे एग्जाम्पल लिखो इसका लास्ट वाला पॉइंट, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ब्रैकेट में अगर किसी को लिखना है तो लिख देना के कटरीना कैफ, बस बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा टाटा का है क्या यहाँ पे, डिलिंक हो रहा है क्या शुरू, नहीं हुआ। एक बार देख राउटर ऑन ऑफ करके देख, वो रेड ब्लिंक हो रहा है उसके अंदर में, हाँ अब समझाओ क्या हुआ था, पिन हिल गई थी ना उसकी। ये ऑफलाइन वाले बच्चों ने किया होगा जानबूझ के, सर का ध्यान पूरा इधर रहना चाहिए। बेटा पिन नहीं लाना कभी, ये बच्चों को व्हाइट स्क्रीन दिख रही जब से, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो रहा था इसलिए तुमको ब्राइट स्क्रीन दिख रही थी बेटा। अभी चेक करना एक बार, चलो आ जाओ, डोंट वरी, जो भी चीज मिस हो जाएगी आपके ऐप के अंदर में सारी चीजें सेव होती रहेगी बेटा। अब हो गया बेटा मुन्ना, उधर ग्रीन लाइट आ गया, 10 से 20 सेकंड लगेंगे इधर आने में।
चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिख दिया बेटा सभी ने हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोला तो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है, हेवी, हेवी वर्ड को अंडरलाइन कर देना। 100 रुपए दिए एडवर्टीजमेंट के, 5000 दिए, वो रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड, राइट। अब दिख रहा है बेटा, ऑल सेट ऑनलाइन गाइस, हाँ अभी दिख रहा है। लिखो बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड, इनकर्ड बिफोर, बोल मुन्ना, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बट जहां पे आ गया तकलीफ हो जाती है, बट नो रियलाइजेबल वैल्यू, इसको बेच के कितना मिलेगा, 0, लॉस असेट है। डेफर्ड रेवेन्यू का भी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। सर रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, बता दो बेटा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की बात चल रही थी, धंधा शुरू करने के पहले हम लोग जो भी एक्सपेंस इनकर करते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, बिजनेस शुरू करने के पहले जो भी एक्सपेंस इनकर करते हैं वो सारे एक्सपेंस है ना, नेसेसरी एक्सपेंस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, नेसेसरी एक्सपेंस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, वो सारे क्या रहेंगे बेटा आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, वो सारे के सारे क्या रहेंगे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। यस और नो। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉप एक लाइसेंस निकलवाया, किसी को फीस दिया, स्टैम्प ड्यूटी और सरकारी गवर्नमेंट चार्जेस दिए, है ना, ये सारे क्या बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल है। बट मुझे एक बात बताओ, मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉप एक लाइसेंस निकलवाया मेरे नाम से, मेरे नाम से, बोलो क्या उसे मैं सेल कर सकता हूं क्या किसी को, नो। मैंने स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस दिए, क्या वो सेल कर सकता हूं। सर इसको आपने असेट क्यों बोला, अरे बाबा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी असेट साइड में लिखते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी असेट साइड में लिखते हैं। सर असेट क्यों बोला ये बताओ, क्योंकि ये ऐसा आउटफ्लो है, ऐसा पेमेंट है, ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है। सर कैसे, अरे बाबा धंधा जब तक रहेगा तब तक वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का बेनिफिट मिलेगा ना। धंधा शुरू करने के लिए हमने लाइसेंस निकलवाया, बोलो लाइसेंस का बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक धंधा रहेगा। धंधा कब तक है, गोइंग कंसर्न, लॉन्ग टर्म, तो उसका भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है, हेलो लास्ट बेंच सबको समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर। ऐसा आउटफ्लो जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिल रहा है, उस आउटफ्लो को हम लोग असेट बोल देते हैं। बट ये ऐसी असेट है जिसको बेच के कुछ नहीं आएगा। जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर बेच के कुछ ना कुछ तो रियलाइज होगा ना, बेचूंगा तो पैसा रियलाइज होगा कि नहीं। बट इसको बेच के क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इसको लॉस असेट भी बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लॉस असेट है। यहां पे लास्ट में लिख लो जीरो रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल का स्पेलिंग एस लिखो, जेल लिखो, वो यूके यूएस इंग्लिश का लफड़ा है आपस का, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू कितना रहेगा इसका, 0। और ये भी क्या है, लॉस असेट है। बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको दिखाएंगे, इसको बेच के कुछ नहीं आएगा। कटरीना को एक बार 1 करोड़ दे दिए तो बोलो अब भले आपकी कंपनी बंद भी हो गई तो कटरीना पैसा वापस करने वाली है क्या, नो। उसको बेच सकते हो क्या आप उस एडवर्टीजमेंट को, नो। इसीलिए जीरो रियलाइजेबल वैल्यू बोला, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी जीरो रियलाइजेबल वैल्यू, लॉस असेट। इसी का एक और नाम क्या है, लॉस असेट का मालूम है क्या, फिक्टिशियस असेट। लिखो लिखो, फिक्टिशियस, काल्पनिक, सपनों में, काल्पनिक असेट। क्लियर, हाँ बोल मुन्ना, कौन से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या बोल रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल पाएंगे इसको। बेसिकली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को काफी सारी किताबों के अंदर में डेफर्ड रेवेन्यू के कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। और डेफर्ड रेवेन्यू बेसिकली क्या है, रेवेन्यू। और इससे कौन सी एसेट पैदा हो रही है, मुझे एक बात बताओ। जैसे एक बच्ची का सवाल है कि सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेचूं तो उसका पैसा कुछ ना कुछ आता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने मशीन के लिए इनकर किया, बिल्डिंग के लिए, लैंड के लिए,
है ना, बाइक और कुछ के लिए, कंप्यूटर के लिए, फर्नीचर के लिए, ये बेचोगे तो पैसा आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेच के रियलाइजेबल वैल्यू आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा मैंने रियलाइजेबल वैल्यू 0, नो, बेचेगे तो पैसा आएगा। बट प्रिलिमिनरी और डेफर्ड रेवेन्यू बेचेगे तो पैसा आएगा, नो। प्रिलिमिनरी को काफी बार डेफर्ड रेवेन्यू भी बोला हुआ है, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू का ही कुछ एग्जांपल इन्होंने क्या बोला है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और बेसिकली ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, बट इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में नहीं लेंगे। नहीं तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लो, उससे हमें रियलाइजेबल वैल्यू मिलता है। इसीलिए देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में रियलाइजेबल वैल्यू 0 नहीं लिखा, ये दोनों में लिखा है मैंने। समझ में आया फर्क क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, बट फिर भी सर हम लोग असेट में क्यों लिख रहे हैं? मजबूरी, क्योंकि इसका अनरिटर्न ऑफ पोर्शन हमें नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बैलेंस शीट के एसेट में लिखने के अलावा, क्योंकि अगले साल जो ट्रांसफर होने वाला है बैलेंसेस, वो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। ट्रेडिंग P&L तो टेम्पररी है, याद आया क्या पुराना लेक्चर? बरोबर है, पहले बोला था ना, ट्रेडिंग P&L दोनों भी टेम्पररी इन नेचर है। हर साल ट्रेडिंग P&L क्लोज हो जाते हैं, अगले साल ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। धूम 3, आमिर खान जुड़वा दोनों भाई, याद है पत्थर मारते थे बैंक में पगले टाइप, समझ में है ना? तो बस वही एक कारण है और कुछ वजह नहीं है। और किसी बच्चे को डाउट बेटा? चलो आगे, पक्का सब लोग साथ में, ठीक है? उसके बाद लिखो बेटा आगे, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका जो भी पोर्शन रहेगा, ये देखो ऐसे लिखो, जो पोर्शन हमने राइट ऑफ किया वो कहां लिखेंगे? P&L अकाउंट के डेबिट में। एंड जो अनरिटर्न ऑफ पोर्शन है, हाँ कौन सा अनरिटर्न ऑफ पोर्शन है, वो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों लिख रहे हैं यहां पे? जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड। कहां पे कैरी फॉरवर्ड करना है? नेक्स्ट पीरियड में, जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बरोबर है, मजबूरी है, वरना तो हम तो इसको पूरा का पूरा, बेटा ध्यान देना, वरना हम पूरा का पूरा इसी पीरियड में लिख देते थे। बट क्या इसका बेनिफिट लंबे समय तक है, बट बेनिफिट कितने का है बोल नहीं सकते। फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा? हमने दुकान का लाइसेंस निकाला, इसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना सेल होगा बोल सकते हैं क्या? नो, बेनिफिट काउंट नहीं कर सकते इसका, और ना ही पीरियड काउंट कर सकते हैं। बरोबर, एग्जाम्पल लिख लो, शॉप एक्ट लाइसेंस फी, शॉप एक्ट फीस, लाइसेंस फी, लाइसेंस फी, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है आरओसी में जाके, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, CHARGES, ये सुनो, मैंने CHG शॉर्टकट लिखा है, हाँ किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना। उसके बाद लिखा बेटा सभी ने? स्क्रॉल करो सब लोग साथ में, चलो ओके आ जाओ। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस क्या होता है? डायग्राम देखना, डायग्राम बना रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे। ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्टेड, इस दौरान जो भी खर्चा है ये कौन सा है? प्रिलिमिनरी। और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बट रेवेन्यू जनरेशन के पहले, बिजनेस स्टार्ट होते पहले दिन कोई धंधा करना शुरू कर देता है क्या? या पहले दिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आ जाता है क्या? नो। सो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बट रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी के आने के पहले, इस दौरान जो भी खर्चे करते हैं, जैसे फोकट में खाना खिलाए, वड़ा पाव की दुकान डाली, पहले दिन फ्री में 10 का वड़ा पाव 5 में, आओ खाओ, ये चीज फ्री, डिस्काउंट चल रहा है, ये वो, इनॉग्रेशन, किसी को बुलवा लिया, कुछ तो एक्टिविटी करवा दी, तो उसके लिए खर्चे होते हैं। नया नया पुणे सेंट्रल मॉल जब शुरू हुआ था पुणे में, अब तो बंद हो गया, तो उस समय कितनी सारी एक्टिविटीज होती थी, गाना बजाना, ऑर्केस्ट्रा वाला वहां पे पुणे सेंट्रल मॉल के अंदर में खड़े, डिस्काउंट दे रहे बहुत सारी चीजों पे, नाश्ता करवा रहे, गर्मी के दिन में वो जूस वूस पिला रहे, पानी वाला, रसना वगैरह। तो ये सब जो खर्चा है ना, ये कौन सा है? प्री ऑपरेटिव है, ये है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। इसके एग्जाम्पल लिखो, इनिशियल
हाँ, इनिशियल मार्केटिंग, बरोबर है क्या? बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखना, इनिशियल मार्केटिंग, इनिशियल जो आप फ्री में सैंपल दे रहे हो, इनिशियल आप जो कम प्राइस पे दे रहे हो, तो आपका खर्चा ही है ना, 100 रुपए की चीज आप 90 में दे रहे हो, 10 आप खर्चा कर रहे हो। इनिशियल मार्केटिंग, इनिशियल एडवर्टीजमेंट, इनिशियल प्री सैंपल, है ना, क्लियर? सो ट्रीटमेंट भी लिख लो इसका, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ना, ध्यान देने बेटे सबने, ट्रीटमेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी नहीं, इसका इमीडिएट बेनिफिट है, कितने का बेनिफिट है हमें मालूम नहीं है, बट इमीडिएट उसी पीरियड का। सर ये तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, फिर हाँ बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट तो उसका रेवेन्यू एक्सपेंस के जैसे ही हो गया ना। सर इतने टाइप के खर्चे रहते हैं क्या? हाँ, और प्रीपेड एक्सपेंस सबसे आसान है, बोलो बेटा, एडवांस एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, असेट साइड, अंडर द हेडिंग करंट असेट। एग्जाम्पल, प्रीपेड और एडवांस सैलरी, बरोबर है क्या? यस और नो? ये पूरा का पूरा चार्ट एक बार फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर में प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। कहां पे? फाइनल अकाउंट टॉपिक में। सब लोग साथ में ना बेटा? डन, चलो आगे। लिख लिया सभी ने? ऑल सेट? चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अच्छे से। लिखा बेटा? ओके, स्क्रॉल करूं क्या? चल मुन्ना ध्यान देना, हाँ लिखो। चलो आ जाओ आ जाओ, अब सब लोग ध्यान दे दो बेटा अच्छे से। मुन्ना प्लीज ध्यान दे। अच्छा देखो, आप सभी ने एक चीज पढ़ी हुई है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। बेसिक टर्म्स आप लोगों को समझ में आई है। असेट का मतलब समझ में आया सभी को? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, बिजनेस, गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी, प्री ऑपरेटिव, प्रीपेड। यस और नो? ये सारी टर्म समझ में आ गई? पक्की बात? डन। चल इसी के साथ गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए हम लोग हमारे सब्जेक्ट के अंदर में ऑफिशियली एंट्री ले रहे हो बेटा। अच्छे से ध्यान देना। अब अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जब भी बात आती है तो सबसे पहली चीज, बिजनेस में जो भी व्यवहार, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। वहीं से अकाउंटिंग का काम शुरू हो रहा है। अकाउंटिंग का काम कहां से शुरू होता है? 11th 12th साइंस भी होगा आपका, तो चिंता वाली बात नहीं बेटा, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो भी इट्स ओके, यहां से अच्छे से ध्यान देना। सो जब कभी भी अकाउंटिंग की मैं बात करूं, मेरे यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बंदा आकर के बैठ गया कंप्यूटर पे, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज टैली, बरोबर है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी। सो तो अकाउंटेंट आ गया, बैठ गया, अब बताओ वो क्या करेगा? जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा, धंधे में कुछ माल खरीदा, तो वो परचेस का जो बिल रहेगा, परचेस इनवॉइस डॉक्यूमेंट, प्यार से उसको वाउचर बोल देते हैं, VOUCHER, कॉमन नेम फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रद्दी। जितना भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रद्दी रहेगा पेपर वेपर, जिसको देख करके अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं वाउचर्स और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अकाउंटेंट मन से एंट्री पास करेगा क्या? चलो यार आज मूड बहुत अच्छा है, 8-10 करोड़ की सेल की एंट्री मार देते हैं। आज मूड खराब है, आज खर्चे की एंट्री मारते हैं। नो, अकाउंटेंट एंट्री कैसे मारता है? डॉक्यूमेंट्स को देख के, वाउचर्स को देख के, बगैर प्रूफ के, बगैर एविडेंस के। मुन्ना मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आगे सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपको काम आने वाली है। बगैर डॉक्यूमेंट्स के एक भी एंट्री पास करेगा क्या वो? उसके घर की कंपनी है? नो। उसके घर का बिजनेस है? नो। जब भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री पास करेगा तो उस एंट्री के पीछे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। और आगे जाके आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि अकाउंटेंट ने जो एंट्री पास किया, वो डॉक्यूमेंट को देख करके जो एंट्री पास किया, वो डॉक्यूमेंट को देख करके जो एंट्री पास किया, वो सही है कि गलत है।
इस चेक करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट, AUDIT, ऑडिट. Audit is an independent examination by the you people with a view to express an opinion whether the books of accounts are showing true and fair view or not. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने जो भी कुछ काला पीला किया है वो सब एट एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ, जो एक्चुअल में व्यवहार हुए हैं वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट में है. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना ट्रू एंड फेयर व्यू, 1000 बार आएगा आपके जीवन में आने वाले 3 साल में. कितने बार? 1000 बार मिनिमम. ठीक है. सो आपका काम है कि अकाउंटेंट ने जो एंट्री पास की वो एंट्री प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को देख करके प्रॉपरली डेबिट क्रेडिट एंट्री पास की कि नहीं पास की, ये चेक करने का किसका काम है? आपका. क्योंकि आप कौन बनने वाले हो? ऑडिटर, है ना. ऑडिटर क्या होता है? अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है प्रैक्टिकली, आज के आज बोलो, समझना है क्या? आज के आज घर जाते से एक काम करना, अपने फोन का पासवर्ड निकाल करके मम्मी या पापा के या बड़े भाई या बड़ी बहन के पास रख देना टेबल पे 1 घंटे के लिए, और ऐसा टेंशन में चेहरा लेकर के बाथरूम में चले जाना. ठीक है. और छुपके से अगर देख सकते हो तो देखना, मम्मी पापा आपका फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, हिस्ट्री, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, कॉल लॉग सब चेक कर लेंगे. मतलब आपके फोन का क्या हो गया? ऑडिट हो गया. सो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन. यहां पे जो ऑडिट पढ़ रहे हो क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. बराबर है क्या? ऑडिट करना मतलब चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामाइन करना, स्क्रूटिनाइज करना. यस और नो? क्या स्क्रूटिनाइज करना, क्या चेक करना, क्या वेरीफाई करना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो कौन करोगे? आप. सो अगर किसी को प्रैक्टिकली देखना है तो मामा पापा के पास फोन दे दो और बोल दो इसमें पासवर्ड नहीं है, या फिर हिंट दे दो कि इसमें पासवर्ड नहीं है. ठीक है. आपके फोन का क्या हो जाएगा? ऑडिट. वो चेक कर लेंगे पूरा. यस और नो? आगे जाके आप चेक करने वाले हो बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन आप कब चेक कर पाओगे? जब आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करते गई, जब आपको सही क्या है वो पता है, तो ही तो आप गलतियां पकड़ोगे ना. अपना प्रोफेशन इतना शानदार है, मालूम है क्या? अपन जिस बिजनेस के अंदर में जाते हैं ना, उसी बिजनेस के अकाउंटेंट से अपन सीखते हैं और उसी की गलती निकालते हैं अगले दिन. इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफी जगह पे अनवांटेड गेस्ट बोला जाता है. यस और नो? कोई चाहता नहीं है. तुम बताओ, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट हो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तुम्हारी जो सैलरी हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक दे रहा है, और कोई तो बाहर का तीसरा ही आदमी तुम्हारा काम आकर के चेक कर रहा है. तुमको अच्छा लगेगा कि तुम्हारे छाती पे कोई आके बैठा है और चेक कर रहा है, पूछ रहा है तुमको, है ना, कि तूने सही किया, और तुमसे ही पूछ के, तुम्हारा ही काम सीख के, तुम्हारा ही काम चेक करके तुम्हारे मालिक के कान में जाके कानफूसी कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है इसने गलती की. समझ रहा है? कितना बुरा लगता होगा उस अकाउंटेंट को. मतलब आया, मेरे साथ बैठा, मुझसे पूछा, दोस्ती की, सारे इन आउट समझे, और बाद में मेरी ही गलतियां किसे रिपोर्ट कर रहा है? मालिक को. इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अनवांटेड गेस्ट बोला जाता है. लेकिन कोई अवॉइड कर सकता है क्या इसको? नो. लॉ में लाइनें लिखी है, बॉस आपको ऑडिट करवाना होगा. और स्टैट्यूटरी ऑडिट आज के तारीख में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं कर सकता. आपके अलावा और कोई, किसी के पास ऑथोरिटी नहीं है. आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप लाइक अ गैजेटेड ऑफिसर, आप किसी डॉक्यूमेंट पे ट्रू कॉपी सत्यापित करके देते ना, कि जैसे जेरोक्स निकाली तो जेरोक्स ये ट्रू कॉपी है, वो राइट आपके पास आ जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज लाइक अ क्लास 1 ऑफिसर. आप किसी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो क्या? यस. आप जब सीए बन जाओगे तो आपके पास अगर कोई आता है बच्चा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल वाला, तो वो बोल सकता है कि भैया दीदी मेरे एग्जाम फॉर्म पे साइन दे दो, आपका थप्पा लगा दो, और फिर वो इंस्टीट्यूट में भेजेगा तो उसको हॉल टिकट आएगा. एग्जाम फॉर्म के ऊपर सीए का ठप्पा लेना पड़ता है. आगे आपको पता चलेगा जब आप आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म का डेट आएगा, तब मैं सभी को लाइन से बोलूंगा एग्जाम फॉर्म लेके आओ, और तब सील लगाऊंगा, साइन करके दूंगा, मेंबरशिप नंबर लिखूंगा, और आप इंस्टीट्यूट में सबमिट करोगे, और इंस्टीट्यूट वो वेरीफाई करती है ये सीए का साइन उनके रिकॉर्ड में जो है वो ही है कि नहीं है. सो आपके पास बहुत सारी अथॉरिटी. लेकिन ये सब कब आएगी? जब आपको अकाउंटिंग ही पता नहीं कैसे करते हैं, तो आप चेक क्या करोगे? घंटा.
समझ में आएगा सभी को? आपको अकाउंटिंग पता होना चाहिए ना करेक्ट क्या है। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूं। अकाउंटिंग किसकी हो रही है? ट्रांजैक्शंस की। कौन से ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनेरियो को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अकाउंटिंग कैसे करते हैं देखना, जरा अच्छे से ध्यान देना। अच्छा मुझे फटाफट से एक चीज बता दो बेटा, देखो ये एसेट्स लिखो 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 मेरे साथ साथ लिखो, है ना? ऊपर हेडिंग दे दो हाउ टू पास जर्नल एंट्री। सर ये भी है क्या फाउंडेशन लेवल पे? हाँ है सब कुछ है, ठीक है। लिखो हाउ टू पास जर्नल एंट्री। जो सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में घर जाके पढ़ना बेटा, ठीक है। टारगेट 100 ऑन 100 का हम लोग रख रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल में हम लोग हर चीज को रबर की तरह लंबा खींच के बता रहे। मैं आपको इतना बताऊंगा तो आपको इतना याद आएगा, उसमें से इतना पेपर में लिखोगे। मैंने आपको अगर इतना ही बताया तो इतना सा याद आएगा और पेपर में क्या पता क्या लिखोगे। इसलिए कोई भी चीज को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। एसेट्स लिखो, ड्रॉइंग ऐसे लिखना है, डेटर्स लिख मुन्ना, असेट ड्रॉइंग डेटर्स expenses and losses, liabilities, असेट के अपोजिट लाइबिलिटीज है ना। देखो मैंने कितनी जगह छोड़ी है बीच में, ध्यान देना। असेट के अपोजिट क्या है बेटा? लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट क्या है? ड्राइंग के अपोजिट, वेरी गुड, कैपिटल। Investment by the owner in the business, drawing withdrawal of the investment by the owner from the business for reserve or a household domestic or personal purpose asset, resources having future economic benefit, yes or no? Liabilities are the financial obligation of the business। अरे कुछ याद आ रहा है ना? हाँ पढ़ा है ना हमने। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल। हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ देना है, क्रेडिटर, है ना। बाहुबली से उधारी में माल खरीदा, बाहुबली को पैसा देना है, बाहुबली मेरा अकाउंट बन गया क्रेडिटर। कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा से पैसा लेना है, ए कटप्पा बोल कब देगा पैसा? कटप्पा इज माय डेटर। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट प्रॉफिट और गेन। जो बोलना है बोल दो, ठीक है। ये 10 टर्म टोटल, 5 ऊपर की और उसकी अपोजिट 5 नीचे। तो इफेक्टिवली आपको 5 ही याद रखना है कि बच्चे पास तो अपोजिट है ना। एसेट के अपोजिट ऊपर देखो क्या लिखा है ऊपर के लाइन में, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। बोलो मेरे साथ साथ, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। वन मोर टाइम, एसेट, सब लोग प्लीज, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। ऐसा करो ना, ऐसा ऐसे करके बोलो ना, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। अब एसेट के अपोजिट बोलो बेटा लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। सो हो गया ये 5 और उसके अपोजिट ये 5, एसेट ड्राइंग डेटर एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, ठीक है। एसेट ड्राइंग डेटर एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। इतने स्पीड में कोई बोल सकता है क्या? एनीबॉडी? ट्राई करो 10 सेकंड में। नहीं ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके ऐसे, वो बाथरूम सिंगर वाला नहीं, एकदम खुद से होके जिम्मेदारी लेके एक ही बच्चा। हाथ खड़ा करो बेटा, जिसको भी ट्राई कर। गलत हुआ फांसी थोड़ी है यार। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे ना, तुमको मालूम है क्या, जैसे कि नहीं 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, लेकिन उसके अंदर में भी जो एकेडमिक्स लाइफ में बहुत एक्टिव रहता है, सामने सर आज मैं माइक पे आएगा, आज मैं गाना गाऊंगा, जिसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है, स्टेज फियर नहीं है, वो सीए बाकी सीए से 2x कमाता है, क्योंकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है। और सामने आने के लिए ऐसा कुछ है क्या कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या अच्छा ही दिखना है? नो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इरफान खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, समझ में आ रहे हैं सभी को, पंकज त्रिपाठी है। कोई बॉडी 6 पैक्स एब्स है, कोई अच्छे दिखते हैं? नो। अगर उनका विदाउट मेकअप या पहले वाला फोटो देख लोगे तो यहाँ पे गारंटी से सबसे बदसूरत वही रहेंगे इस पूरी क्लास में अगर रहे तो। लेकिन स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत, मतलब स्टेज फियर 0 और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से क्या वो लोग आगे निकल गए। तो अपने लाइफ में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसलिए सारे सी एक बराबर नहीं कमाते, कोई 2 लाख रुपए महीना कमाता है, कोई 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ये सर नो। चलो बोलो बेटा, कोई ट्राई करेगा? हाँ तू बोल, कंपलसरी है, बोल फुल स्पीड में। ओके, इनकम एंड गेन। और कोई फटाफट से सब लोग एक साथ, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही इस ब्रह्मांड का
सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं। आप सभी को मालूम है आज के करीब करीब 500-600 साल पहले हमारे जो फादर ऑफ अकाउंट्स है ल्यूका डी पैसियोली, बार्गो पैसियोली, ठीक है, तो उन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था। आपको अगर याद आ रहा हो तो वो क्या करते थे, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब भी कोई असेट अगर बढ़ रही है तो लेफ्ट साइड में लिखते थे, असेट अगर कम हो रही है तो वो राइट साइड में लिख लेते थे। लेफ्ट साइड को लैटिन टर्म में बोलते हैं डेबायर, विच मींस टू लेफ्ट। शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया, डेबिट। और अगर और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डीआर। डेबिट में आर नहीं है फिर भी डीआर क्यों लिखते हैं, डेबिट रिकॉर्ड्स। और राइट साइड को क्रेडायर, विच मींस टू राइट। ऐसे कुछ करता था वो। और हमारी जो पद्धत है महाराष्ट्र की महाजनी पद्धत, महाजनी, उसके अंदर में जमा नावे है ना, ये क्रेडिट मतलब जमा, डेबिट मतलब नावे। ये महाराष्ट्र की जो पद्धत है, मैं जो बता रहा हूं ये नहीं समझा तो भी चलेगा, बस आपको थोड़ा बता रहा हूं। तो हम लोग उल्टा लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं जमा और राइट साइड में लिखते हैं नावे। ये हमारा महाजनी पद्धत है, मराठी मेथड। आज भी अकाउंटिंग होती है ऐसी बहुत सारी दुकान में, जमा नावे होती है। और ये है इंग्लिश मेथड, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों मेथड अच्छी है, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों के कोर्स में कौन सी मेथड रिकॉग्नाइज किया है, ये, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम है, मोस्ट साइंटिफिक है। सर साइंटिफिक क्यों, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को इन्होंने रिकॉर्ड किया। सर 2 क्यों, 3 क्यों नहीं, क्योंकि इस दुनिया में लेन देन होता है। लेन देन के अलावा तीसरा कुछ होता है क्या, लेन देन के अलावा तीसरा कुछ है, लेन देन ही होता है ना, बता दो इसके अलावा और कुछ है तो। कोई भी व्यवहार, कोई भी ट्रांजैक्शन क्या होता है उसमें, लेन देन। कितनी चीजें, 2। इसीलिए 2 कॉन्सेप्ट है हमारे, डेबिट क्रेडिट, इसीलिए 2 एस्पेक्ट है, इसीलिए ड्यूअल एस्पेक्ट है, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है, ट्रिपल नहीं है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि डबल ही क्यों, ट्रिपल क्यों नहीं, उसको बोलने जरा बेट, उसके पीछे की वजह है ट्रांजैक्शन जब होते हैं तब क्या होता है, लेन देन। अब आपका सवाल, सर ये इसमें से लेन मतलब डेबिट या क्रेडिट, देन मतलब डेबिट या क्रेडिट, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। कभी कभी डेबिट मतलब लेन, कभी कभी डेबिट मतलब देन, वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे। बताऊंगा कैसे पहचानना है, एक ही रूल बताऊंगा। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ भी रहो, कहीं का भी रहो, एक ही रूल। वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 गोल्डन रूल समझने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये रूल समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएंगे तीनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये रूल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रूल से मैं पिछले 10 सालों से सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये ही रूल से आप भी प्रैक्टिस या जॉब करोगे। ये ही रूल इनकम टैक्स ऑफिसर को समझता है, ये ही रूल टैली में भी है। सर एग्जाम में नंबर मिलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है यार, ऑल इंडिया रैंक 2 बार आया है, यही रूल से आया है, ठीक है, आंसर सेम आएगा। और इंस्टीट्यूट ये नहीं पूछती है कि आपने एंट्री कौन से रूल से की, आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा था, ये पूछता है क्या कोई, आपको क्या पूछा जाता है, एंट्री कैसे आएगी। और ये रूल इसीलिए अच्छा है क्योंकि इस रूल से हम लोग सिर्फ एंट्री ही नहीं पूरा अकाउंटिंग कर सकते हैं आराम से। हर टॉपिक के अंदर में ये रूल काम आएगा। बताओ, सिंपल सा रूल है। सो ल्यूका डी पैसियोली साहब क्या करते थे बेटा, ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, है ना। असेट बढ़ी तो डेबिट में लिख दिया, एक्सपेंस खर्चे बढ़ गए तो डेबिट में लिख दिया, एक्सपेंस अगर बढ़ रहे तो डेबिट में लिख दिया, लॉसेस अगर बढ़ते तो लेफ्ट साइड में। तो वो क्या करते थे, हम लोग थोड़े समय के लिए साइड में रखते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको रूल बता रहा हूं बेटा, अच्छे से अब ध्यान दे देना। सो दुनिया के जितने भी अकाउंट है, एमुना प्लीज ध्यान दे, दुनिया के जितने भी अकाउंट्स है प्लीज ध्यान दो बेटा, डेबिट बैलेंस वाले जितने भी अकाउंट है, सर क्या बोला आपने, डेबिट बैलेंस, रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना बेटा, बहुत काम की चीज है, ये लाइफ टाइम काम आने वाली है। 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए सीएस सीएमए, कोई भी एग्जाम रहो, कहीं का भी रहो, कोई भी लेवल रहो, सीए का, सीएस का, सीएमए का, ठीक है। सो डेबिट बैलेंस वाले जितने भी अकाउंट है, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो। क्या बोला मैंने,
डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो. इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड. डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो. आपका सवाल, सर कौन से है डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? तो ये सारे, इनका हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है. वेट, मैंने ये नहीं बोला कि ये हमेशा डेबिट होने वाले हैं. मैंने क्या बोला? इनका डेबिट बैलेंस है. सर मतलब बता रहा हूं. मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या करो? डेबिट करो. सो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो. खत्म. सर क्यों? +3 को इंक्रीज करना है +5 पे, तो यहां पे 2 को क्या करेंगे? प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो. +3 को अगर +1 पे लाना है यानी कम करना है तो 2 यहां पे क्या करेंगे? माइनस. प्लस को कम करना है तो माइनस करो. उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो. सो जर्नल एंट्री में, अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको यहां से समझ में आएगा. डोंट वरी, हजारों एग्जांपल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको. सो क्या बोला बेटा? इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड. हो गया रूल खत्म. बाकी उल्टा 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 खत्म हो गया रूल. यही था. सर उल्टा मतलब ये देखो, ये यहां पे लिख देता हूं. डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो. अच्छा सर, हमें कहां से समझेगा कि ये अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ट्रांजैक्शन से. ट्रांजैक्शन दिया रहता है ना क्वेश्चन में. ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो और चेक करो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, और उसको लिख दो. सबसे आसान, सिंपल है. क्या बोला बेटा मैंने? इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड. डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर और बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करो. सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है. चलो यकीन नहीं आता है तो देखो चेक करवा के बता देता हूं. चलो ट्रांजैक्शन पहला, ओनर ने धंधे में कैश लाया. ओनर ने धंधे में कैश लाया, बरोबर है. बिजनेस में, कहां पे? बिजनेस में. ओनर के जेब से नहीं. ओनर के जेब से कैश कम हो गई और बिजनेस में कैश बढ़ गई. हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है? बिजनेस के. रीजन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. Hey accountant, soon while doing an accounting treatment you have to follow, or you have to pass the entry from the point of view of business and not from the point of view of any other third person. भैया जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग पर्सन है और बाकी सब लोग अलग है. सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट के बैक ऑफ द माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए. उसी में का एक पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपके जिंदगी में बताया जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी. सर और भी है, 16 कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे सब. सर ये सीए फाउंडेशन के सिलेबस में सारे कॉन्सेप्ट? हाँ. सेपरेट टॉपिक है. एक पहले टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल. एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, बरोबर है. बट लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे, वो अपन जो 11th 12th में पहले रट लेते थे और फिर लिखते थे वैसे नहीं. चलो आ जाओ. सो उसी में का कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि हम लोग ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में क्यों नहीं लिखते, वजह बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि ओनर जब धंधे में कुछ भी लेके आता है, कैपिटल लेके आ रहा है, मनी और मनी जरूरत में कुछ ला रहा है, तो कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं? लायबिलिटी यानी क्या होता है? किसी दूसरे से हमने लिया है और उसे वापस करना है. किसी दूसरे से, किसी दूसरे से. अच्छा वो ओनर दूसरा क्यों है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. यस और नो? आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे में ऐड क्यों करते हैं, वजह क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्योंकि धंधे में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पे अधिकार किसका है? मालिक का है कि नहीं? मतलब प्रॉफिट किसका है? वो मालिक का है. प्रॉफिट हुआ तो किससे देना है? मालिक को देना है. मालिक कौन है? दूसरा पर्सन है.
जब भी किसी दूसरे पर्सन को कुछ देना होता है तो उसे आप लोग प्यार से लायबिलिटी बोलते हो, इसीलिए प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। वजह क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लॉस को कैपिटल से माइनस करते ही एसेट साइड में दिखा देते हैं काफी बार। वजह क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल है। सो आ जाओ अपने वाले एग्जांपल पे। सो ओनर ने धंधे में कैश लेके आया, बोलो अब अकाउंटिंग करना है तो किसके हिसाब से सोचना है? ओनर के या धंधे के? धंधे के हिसाब से। सो धंधे में कैश आ गई, यानी कैश बढ़ी या कम हुई? बड़ी 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 बड़ी। कैश, कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस मतलब कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो। रियल अकाउंट में भी ऐसे ही था क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीन तीन रूल थे और उसमें याद रखना पड़ता था पर्सनल रियल नॉमिनल में क्या होगा। यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं, बस कैश बढ़ गई, कैश को क्या करो? कैश बढ़ी तो उसे क्या करो? डेबिट करो। दूसरा डबल एंट्री सिस्टम है ना। ओनर ने धंधे में 25,000 रुपए कैश लेके आई है, एक बार उसी 25,000 को आप कैश या एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रूल, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, यानी कैश बढ़ गई, इसलिए कैश को डेबिट किया। यस और नो? डबल एंट्री सिस्टम है। एक बार उसी 25,000 को आपने कैश बोल के डेबिट किया और एक बार उसी 25,000 को आप कैपिटल बोल के क्रेडिट कर रहे हो। यस और नो? क्यों ऐसा? डबल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट, लेन देन। अच्छा, ओनर जब भी कुछ धंधे में लाता है तो एक अकाउंट और कौन सा बनता है? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस रूल, डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, उल्टा क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट। कम हो रहा है तो डेबिट, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? ओनर ने धंधे में मनी और मनी जरूरत में कुछ लाया, तो ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आता है तो कैपिटल बढ़ेगा। ओनर जब भी पर्सनल अपनी जेब से धंधे में मनी और मनी जरूरत में पैसा है, पैसे की कीमत में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ेगा। रुको, यहाँ पे कैपिटल ओनर ने बिजनेस में लाया या लेके गया? लाया लाया लाया, तो कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा बढ़ा, बढ़ने वाले एरो पे सर्कल कर रहा हूं। कम होता तो क्या करते? डेबिट। सो एक बार उसी 25,000 को कैश बोल के डेबिट किया, एक बार उसी 25,000 को कैपिटल बोल के क्रेडिट किया। 25,000 दो बार लाया, एक ही बार? एक ही बार लाया, लेकिन एक बार उसको डेबिट नजरिए से देखा, एक बार क्रेडिट नजरिए से देखा। इसको बोलते ड्यूअल एस्पेक्ट, दो नजरिया, दो अप्रोच, लेन देन, डबल एंट्री। दो बार एंट्री नहीं किया, एंट्री एक ही हुई है, बस हमने दो पहलू देखे उसके। समझ में आया सभी को? सिंपल सा रूल है, ये रूल लिख लेना। इस रूल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने वाले हैं ताकि आपका अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल हो, जीवन में आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। ठीक है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे कल से। कल से अपना टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग 11। ठीक है, चलो ओके। अभी हमारा एक एक घंटा ही हो रहा है, कल से सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। डन? और उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा। डन? चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बेटा, बाय, है ना? बाय 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 बाय, टेक केयर। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज आप भी कम्युनिकेट कर लिया करो, कुछ बात किया करो, ठीक है?